guys, welcome back to our channel Maxwell Education. This is Afrin. Friends, today we will learn about history chapter first. आज हम हिस्ट्री के चैप्टर फर्स्ट के सेकंड वीडियो के बारे में पढ़ेंगे। ये वीडियो का सेकंड पार्ट है और इससे पहले वाले पार्ट जो है वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक दे रखा है, वहाँ से प्लीज़ देख लीजिए तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगा। तो आइए पढ़ते हैं आज के चैप्टर के बारे में, हड़प्पा सभ्यता के बारे में। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे सामाजिक भिन्नताओं के अवलोकन के बारे में कि वहाँ के लोग सामाजिक और आर्थिक रूप से कैसे लोगों को वर्गीकृत करते थे और वहाँ के लोग कैसे ये पहचान पाते थे कि वहाँ की सामाजिक स्थिति कैसी थी और आर्थिक स्थिति कैसी थी। तो बात करते हैं शवाधान के बारे में। शवाधान के बारे में बात करते हैं। यहाँ के कई पिरामिड राजकीय शवाधान थे जहाँ बहुत बड़ी मात्रा में धन संपत्ति दफनाई गई थी। जो यहाँ की पिरामिड वगैरह होते थे वो बहुत राजकीय शवाधान होते थे और जब उन्हें दफनाते थे उनकी लाशों को तो उनके साथ में कई सारी धन संपत्ति रख दी जाती थी जिससे कि उनकी आर्थिक स्थिति के बारे में पता चलता था। दफनाते वक्त उनके साथ विभिन्न प्रकार की वस्तुएं भी रखी जाती थी। वस्तुएं जो थी वो बहुमूल्य भी हो सकती थी और साधारण भी होती थी। इट मीन्स की जो वस्तुएं हैं जो उसमें हम सामान रखते हैं लाश के साथ तो वो कॉस्टली या एक्सपेंसिव भी हो सकती थी या फिर वो नॉर्मल वस्तु भी हो सकती थी। बहुमूल्य वस्तुएं मृतकों की मजबूत आर्थिक स्थिति को दिखाना है। जो बहुमूल्य वस्तु रखते थे हम उससे पता चलता है कि उस परिवार का बैकग्राउंड कैसा था, उसकी आर्थिक स्थिति कैसी थी, वो लोग हाई लेवल के थे या फिर नॉर्मल मिडिल क्लास के थे, ये पता चलता है। और जो अब ये बात करते हैं, जो अन्य लोग होते थे वो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें रखते थे, वो काफ़ी महंगी चीज़ें रखते थे अपने शवों के साथ। और लेकिन जो गरीब लोग होते थे वो नॉर्मल चीज़ रखते थे, जैसे कि वो हाथी के दांत, लोहे के औजार वगैरह हो गए। वो लोग इसलिए रखते थे, यहाँ के लोग जो शवाधान होते थे साथ में कुछ धन संपत्ति इसलिए रखते थे क्योंकि उनका मूर्ति में विश्वास था, मूर्ति पूजा में उनका विश्वास था, इसलिए वो लोग साथ में रखते थे। कुछ पुरुषों और महिलाओं के जो शवधान होते थे वहाँ से आभूषण भी मिले हैं, कुछ में कब्रों में भी मृत भांड और आभूषण मिले हैं। कहीं कहीं पर हमें जो पुरुषों की खोपड़ी वगैरह होती थी उसके जो आसपास में शंख के 3 छल्ले, जैस्पर वगैरह के पदार्थ भी हमें मिले हैं। और कहीं कहीं पर मृतकों को तांबे के दर्पणों के साथ भी दफनाया गया था। ये तो हो गया शवाधान के बारे में। आइए बात करते हैं सेकंड पॉइंट के बारे में। 4 पॉइंट का सेकंड पॉइंट के बारे में, विलासिता की वस्तुओं की खोज। जो वहाँ की विलासिता की वस्तुएं थी वो थी कई प्रकार की होती थी, जैसे कि टक्कियाँ, मृत भांड, सुइयाँ, झावा आदि जो वस्तुएं थी वो यहाँ की बस्तियों में पाई जाती थी। पुरातत्वविद इन वस्तुओं को कीमती मानते थे, उन वस्तुओं को बहुत ज़्यादा वो एक्सपेंसिव मानते थे क्योंकि वो महंगी थी और स्थानीय स्तर पर न मिलती हो। जो वस्तुएं महंगी होती है वो हर जगह उपलब्ध नहीं हो सकती। ये वस्तुएं महंगी थी और स्थानीय स्तर पर नहीं मिलती थी। इसमें एक ऐसा भी वो था पदार्थ था, वो था इसमें एक फ्योन्स नामक एक पात्र था जो बहुत कीमती था और इसे बनाना भी बहुत हार्ड था, इसलिए ये बहुत महंगा था और ये हर जगह नहीं मिलती थी। पुरातत्वविद का यही मानना था कि जहाँ से यह वस्तु मिली हो वहाँ का स्तर ऊंचा हो, वहाँ का जो लेवल होता था, वहाँ का बैकग्राउंड वगैरह वो सब ऊंचा होता था, वो हाई लेवल के होते थे, इसलिए वहाँ के लोग इतनी महंगी वस्तुओं का इस्तेमाल करते थे और वहाँ के लोग आर्थिक रूप से संपन्न होते थे। आइए बात करते हैं शिल्प उत्पादन के बारे में। वहाँ के शिल्प उत्पादन के कार्य कैसे होते थे, आइए बात करते हैं। शिल्प उत्पादन, शिल्प कार्यों में मन के बनाना, शंख की कटाई, धातु कर्म, मोहर निर्माण तथा बाट बनाना शामिल है। ये सब कार्य थे जिसमें शिल्प उत्पादन के कार्य शामिल होते हैं। मन के बनाने में कई चीजों का यूज होता था, जैसे कि कार्नेलियन, जैस्पर, स्टफिक, क्वार्टज तथा सेलखड़ी जैसे पत्थर, तांबा, कांसा तथा सोने जैसी धातुएं। और जो शंख और होते थे, जो फ्योन्स वगैरह होते थे और पकी मिट्टी आदि भी यूज होते थे शिल्प उत्पादन के कार्यों में और या फिर मन के बनाने के कार्यों में। मन के जो होते थे वो 2 या उससे अधिक पत्थरों को जोड़कर बनाए जाते थे। मन के जो होते थे वो कई आकार के हो सकते हैं, कई शेप में होते थे। मन के बनाने में प्रयुक्त वस्तु सेलखड़ी भी था, जो एक बहुत मुलायम पत्थर होता है। जो मन के बनाने में जो मेन इंग्रेडिएंट्स होता है वो होता है सेलखड़ी, जो बहुत एक सॉफ्ट पत्थर होता है और उस पर आसानी से काम कर सकते हैं, उस पर आसानी से कार्य हो जाता था। शिल्प उत्पादन केंद्रों की पहचान के लिए पुरातत्वविद प्रस्तर, पिंड, पूरे शंख तथा अयस्क जैसे कच्चा माल, औजार तथा कूड़ा करकट आदि का उपयोग करते थे। मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा जैसे बसे शहरों में भी शिल्प उत्पादन का काम किया जाता था। ये कुछ ऐसे शहर थे जहाँ पर शिल्प उत्पादन का काम किया जाता था क्योंकि ये विकसित शहर थे। आइए बात करते हैं माल प्राप्त करने संबंधी नीतियाँ। फ्रेंड्स, बात करते हैं कि वहाँ के लोग कैसे व्यापार करते थे, कहाँ से माल प्राप्त करते थे। उपमहाद्वीप तथा उसके आगे से आने वाला माल,
यहाँ के लोग जो थे वो शिल्प उत्पादन के लिए माल जो थे वो कई तरह से प्राप्त करते थे, जैसे कि शंख जो थे वहाँ के लोगों ने वो नागेश्वर और बालाकोट में से आसानी से उपलब्ध मिलते थे। जो शंख वगैरह थे वहाँ पे आसानी से उपलब्ध होता था, इसीलिए वहाँ पे उन्होंने बस्तियाँ स्थापित कर ली। इसीलिए वहाँ पे उन्होंने अपना अड्डा वहीं पे बनाया जहाँ से उन्हें वो व्यापार हो सके उनका, वहाँ पे वो माल उन्हें आसानी से मिल सके। इसलिए जो वहाँ के लोग थे वो नागेश्वर और बालाकोट से ही ज़्यादातर संपर्क रखते थे और वहीं अपनी बस्तियाँ भी बसाई थी उन्होंने अपनी। और ऐसे ही कई अन्य भी प्रस्थल थे, जैसे कि अफगानिस्तान में था, सुदूर अफगानिस्तान में था शोतुगई, और जो बहुत कॉस्टली होते थे, वहाँ के जो पत्थर होते थे वो बहुत ज़्यादा कीमती माने जाते थे। वहाँ का अच्छा खासा उनके स्रोत थे व्यापार वगैरह के लिए, काफ़ी अच्छे स्रोत थे उनके लिए उपमहाद्वीप से। आइए बात करते हैं मौर्य लिपि तथा बाढ़ के बारे में। मौर्य लिपि तथा बाढ़ खोजकर्ता द्वारा खोजी गई वस्तुएं हैं और यह वस्तुएं अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, जम्मू कश्मीर, गुजरात आदि क्षेत्रों में भी ये वस्तुएं मिली हैं। और जो मौर्य वगैरह होते थे उससे हमें कई चीज़ों का पता चलता था, वहाँ से प्रेशर का भी पता चलता था। आइए बात करते हैं मोहरों के बारे में। इसका प्रयोग लंबी दूरी के संपर्कों को सुविधाजनक बनाने के लिए होता था। इट मीन्स कि जो मोहरे का हम यूज़ करते थे वो इसलिए करते थे कि जो हमारी बहुत लॉन्ग डिस्टेंस वाला अगर हमारा कोई काम है तो उससे हमारा वो चीज़ ईजिली अवेलेबल हो जाता था। वहाँ के जो दूरी होते थे उनका संपर्क जो होता था वो बहुत सुविधाजनक हो जाता था। तो और जो मुद्रांकन वगैरह होती है उससे प्रेशर की पहचान का ही पता चलता था। आइए बात करते हैं एक वहाँ की लिपि थी रहस्यमय लिपि, उसके बारे में। हड़प्पा सभ्यता के अधिकांश अभिलेख संक्षिप्त हैं। सबसे लंबे अभिलेख जो थे वो उसमें लगभग 26 चिन्ह हैं, मतलब जो वहाँ के जो सबसे बड़े बड़े अभिलेख थे वहाँ पे 26 चिन्ह हैं। और बात करते हैं इसके कुछ कुछ पॉइंट्स के बारे में। यह चित्रात्मक लिपि थी, इसलिए आज तक पढ़ी नहीं जा सकी, यानी कि यहाँ की जो लिपि थी वो बहुत उसमें थी, अक्षर में जो जैसे लिखे होते हैं आजकल की जो लिपि होती है वैसे नहीं थी, अक्षर नहीं थे वहाँ पे, कोई अल्फाबेटिकल नहीं था, वो ड्रॉ करके अपनी बातों को एक दूसरे तक पहुँचाते थे, इसलिए वो पढ़ी नहीं जा सकी क्योंकि बहुत ज़्यादा चिन्हों की संख्या थी। इनमें जो चिन्हों की संख्या वो बहुत ज़्यादा थी, लगभग 375 से लेकर 400 के बीच चिन्ह की संख्या है। जैसे आजकल हमारे इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स हैं वो 1A से लेके Z तक सिर्फ 26 अल्फ़ाबेट्स है, लेकिन यहाँ पे इतने ज़्यादा अल्फ़ाबेट्स होते थे, यहाँ पे इनकी जो चिन्हों की संख्या होते थे वो बहुत ज़्यादा होते थे, 375 से 400 के बीच तक होते थे। और ये लिपि जो होती थी वो दाईं से बाईं की ओर लिखी जाती थी। ये बात हमें पता चलता है कि जो लिपि है वो बाईं ओर से बहुत ज़्यादा बड़ा लिखता है और दाईं ओर से कम लगता है, इसीलिए ज़्यादा स्पेस होता था बाईं ओर की तरफ। तो हमें ये लगता है, लोगों का यही मानना है, उनके अनुसार यही कहना है कि ये लिपि दाईं से बाईं की ओर लिखी जाती थी। मोहरे तांबे के औजार, मर्तबानों के अम्मट, तांबे तथा मिट्टी की लघु पट्टिकाएं, आभूषण और प्राचीन सूचना पट आदि पर लिखावटें मिली हैं। यहाँ ये सब चीजें हैं जिन पर वहाँ की लिखावटें मिली हैं। लोगों को पता चला है कि यहाँ चीज़ों पर वो लोग लिखते थे और एक दूसरे से बात अपना शेयर करते थे, एक दूसरे तक अपनी बातें पहुँचाते थे। आइए बात करते हैं बाटों के बारे में। आइए बात करते हैं जो बाट वगैरह थे उन पर क्या उपयोग होता था, कैसे उपयोग करते थे। बाटों का प्रयोग ज़्यादातर लोग वस्तुओं के मानदंड के लिए होता था, वस्तुओं को मीजर करने के लिए करते थे, कि मीजरमेंट के लिए करते थे कि वस्तुएं कितनी हैं कितनी नहीं हैं। इन चीज़ों के लिए बाट का यूज होता था। बाट सामान्यतः चट नाम के पत्थर से बनाए जाते थे। जो बाट जो बनती थी वो एक पत्थर के द्वारा बनाए जाते थे, उस पत्थर का नाम था चट। यह किसी भी तरह के निशान से रहित घनाकार होते थे, इस पर कोई भी साइन नहीं होता था, ये क्यूबिक शेप में होते थे। छोटे बाटों का प्रयोग वहाँ के लोग ज़्यादातर आभूषण और मनकों को तोलने के लिए ही करते थे। आभूषण वगैरह है उसको नापने के लिए, जेवर वगैरह उनको नापने के लिए, और जो मनके वगैरह होते थे उनको तोलने के लिए करते थे वहाँ के लोग बाटों का प्रयोग। जो यहाँ पर जो बाट होते थे, धातु से बने तराजू के पल्ले भी मिले हैं यहाँ के जो बाटों वगैरह से, जो अनुमान लगाया गया है कि जो धातु से बने तराजू होते हैं नापने के लिए, वैसे धातु से बने पल्ले भी मिले हैं कुछ कुछ। और इन बाटों के निचले मानदंड जो होते थे वो द्विआधारी होते थे, यानी कि 1, 2, 4, 8, 16 ऐसे करके होते थे, 1, 2, 4, 8 ऐसे होते थे। ये 1, 2, 3, 4 ऐसे नहीं होते थे, ये स्क्वायर के उसमें होते थे। और ये संख्या 12,800 तक थे, ये संख्या जो थी 12,800 तक थे। और जब ये निचले मानदंड थे, लेकिन जो ऊपरी मानदंड होता है, ऊपरी मेजरमेंट का वो होता है संख्या, वो दशमलव प्रणाली का अनुसरण करते थे, यानी कि वहाँ डेसिमल उसमें यूज होता था, डेसिमल को लोग फॉलो करते थे ज़्यादा। आइए बात करते हैं प्राचीन सत्ता के बारे में। प्राचीन सत्ता क्या थी, आइए बात करते हैं। हड़प्पा के जो समाज था, सिंधु घाटी की सभ्यता, वहाँ पर हमें जटिल फैसले लेने और उन पर कार्य करने के संकेत हमें कई सारे मिले हैं, यानी कि वहाँ पर कुछ फैसले
कि जो वहाँ के फैसले लेते थे वहाँ पे बहुत जटिल फैसले होते थे और उन पर कार्य भी करते थे, लोग उन्हें फॉलो भी करते थे। आइए बात करते हैं प्रासाद तथा शासक के बारे में। पुरातत्वविदों ने मोहनजोदड़ो से मिले एक विशाल भवन को एक प्रासाद की संज्ञा दी है। एक बहुत बड़ा विशाल भवन है जिन्हें उन्होंने एक नाम दे दिया है कि एक संज्ञा है उस चीज की। विशाल भवन को एक प्रासाद की संज्ञा दी है, एक प्रासाद के नाम से जाना जाता है। और वहाँ पर एक पत्थर की मूर्ति भी है जिन्हें पुरोहित राजा की संज्ञा दी गई है, पुरोहित राजा का नाम दिया गया है और यह नाम आज भी प्रचलित है और यह नाम आज भी पूरी दुनिया में फेमस पॉपुलर है। पुरातत्वविदों का यह भी मानना था कि यहाँ पर एक नहीं बल्कि कई शासक थे। वो ये कहते थे कि जैसे मोहनजोदड़ो वगैरह होते थे, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, सबके अपने अलग अलग राजा होते थे और कुछ कुछ ने तो यह भी अपने ओपिनियन, अपने विचार यह रखे हैं कि एक ही राज्य था, जैसा कि पुरावस्तुओं में समानता, नियोजित वस्तुओं से साक्ष्य वगैरह, लेकिन अलग अलग सबके विचार होते थे, अलग अलग राजा होते थे। वहाँ पर एक ही राज्य के द्वारा शासन नहीं चलाया जाता था, अलग अलग लोग होते थे और उनके अपने अपने विचार होते थे। फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो यहीं खत्म होती है। आई होप गाइज यू अंडरस्टैंड। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द वेरी नेक्स्ट part of this video, and previous parts video you will get link in description box. Friends, thank you so much. Stay tuned for the very next part of video. Thank you. Have a nice day.